बच्चों, आज हम आपकी फ्लेमिंगो बुक के क्वेश्चन आंसर्स को कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये फ्लेमिंगो बुक के जो क्वेश्चन आंसर्स जो मैं अब आपको कराने वाला हूँ, ये मैंने जो पिछले 4 वर्षों में जो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स थे ना, उनमें से लिए हैं। और मुझे ऐसा एक्सपीरियंस है कि कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो रिपीट होते हैं। तो अब जो कुछ लेंदी भी हैं बच्चों क्वेश्चंस, बड़े भी हैं उनके आंसर्स जो हैं, तो मैंने यहाँ पर उनको छोटा भी बनाया है और बड़ा भी रखा है। तो जो क्वेश्चन जिसको हम ऐसा समझते हैं कि इसको हम कम कर सकते हैं, तो उसको मैंने कम कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है। तो आप अंडरलाइन को हटा सकते हैं, ठीक है ना। अंडरलाइन पार्ट्स को आप हटा सकते हैं। चलिए देखते हैं, अपन शुरू करते हैं। एक आध क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में जाएगा। व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। मतलब उस दिन उसको क्या, किस बात की तैयारी करके आने को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या याद करके वो आएगा, ठीक है। तो फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ। तो बच्चों अब आप यहाँ पर देखेंगे, फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ, ये तो पूरा क्वेश्चन की भाग है। ये हमने क्वेश्चन की पार्ट यहाँ पर लिख दी, बस चेंज क्या हुआ कि ये वॉज जो है ना बाद में आ गया, क्योंकि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं, तो जबकि सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। तो ये प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स, ये हमारा आंसर है, पार्टिसिपल्स केवल, ठीक है ना। फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल याद करके आने को उससे कहा गया था, ठीक ना, दैट डे। और दैट डे तो यहाँ लिखा ही हुआ है, तो ये हमारा आंसर इसमें बन जाएगा। बच्चों 2 मार्क्स का यदि आता है तो 1 मार्क हमको डेफिनेटली मिल जाएगा। हमको केवल पार्टिसिपल ही लिखना है। अब यदि हमको थोड़ा सा ज़्यादा इसको लर्न करना है तो हम ये भी कर सकते हैं, बिकॉज एम हेमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि एम हेमेल ने कहा था कि वो पार्टिसिपल पर क्वेश्चन उनसे पूछेगा, ठीक है। तो ये अब आप समझ में आ गया। यदि आपको पूरा लर्न करना है तो आप पूरा लर्न कर लीजिए, और यदि आपको ऐसा करना है, थोड़ा सा करना है, तो थोड़ा सा कर लीजिए। पार्टिसिपल ओनली सिंगल आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेमेल एंड स्कूल चेंज्ड, ठीक है। तो वेन इसको हिंदी कर लेते हैं कि फ्रांस की जो फीलिंग थी ना, वो एम हेमेल के विषय में और स्कूल के विषय में कैसे चेंज हुई, है ना। वेन फ्रांस केम टू नो दैट इट वॉज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच, ठीक है। तो अब ये तो पूरा चेंज है बच्चों, क्वेश्चन का कोई पार्ट नहीं मिल रहा है। वेन फ्रांस केम टू नो दैट इट वॉज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच, मतलब अब थोड़ी हिंदी कर लेते हैं बच्चों इसकी, कि जब फ्रांस को ये पता चला कि उसका आखिरी लेसन है फ्रेंच में। बच्चों थोड़ा सा ऐसा देख लेते हैं, व्हेन फ्रांस केम टू नो, जब फ्रांस को पता चला दैट कि इट वाज हिज लास्ट लेसन, ये उसका आखिरी लेसन था इन फ्रेंच, फ्रेंच में। इस तरह से करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ही फेल्ट सॉरी, उसको बहुत खेद हुआ, फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली, उसको कि वो इसने अभी तक लेसन्स को बहुत अच्छे से तो ढंग से पढ़ा नहीं था। अब बच्चों क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने क्या किया कि मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम कम लर्न कर रहे हैं तो यहाँ तक ये ठीक है। फिर इसके बाद हिज फीलिंग्स अबाउट एम हेमिल ऑल्सो चेंज्ड, उसकी मतलब एक तो उसने सॉरी फील किया कि वो लेसन्स को प्रॉपरली नहीं पढ़ पाया। हिज फीलिंग्स अबाउट एम हेमिल ऑल्सो चेंज्ड, एम हेमिल के विषय में भी उसकी फीलिंग्स चेंज हो गई। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज टेरिबल रूलर एंड क्रैंकीनेस, वह उसके जो भयानक शासन था ना, मतलब रूलर था, उसको और उसके सनकीपन को वो भूल गया है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या हुआ कि ये तो हम जो कम आंसर लर्न करते हैं वो उस तरह से हो जाएगा। यदि हमको थोड़ा ज़्यादा लर्न करना है, हमको लग रहा है फुल मार्क्स आने चाहिए, तो हिज बुक्स विच सीम्ड a nuisance and burden earlier were now old friends. He paid attention and realized that the difficult concepts had never been difficult. ये भी हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारी कंप्लीट आंसर हो जाएगा। और यदि हमको लग रहा है कि नहीं इतना तो बहुत लेंदी लर्न नहीं हो पाएगा, तो आप ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कर लीजिए। अब बच्चों अपन इसकी हिंदी देख लेते हैं, मैंने हिंदी भी लिखी है, थोड़ा सा बड़ा था नहीं आंसर। जब फ्रांस को पता चला कि वह फ्रेंच में उसका आखिरी सबक था, सबक मतलब पाठ, तो उन्होंने अपने सबक ठीक से ना सीखने का अफसोस हुआ,
है ना? और उनकी किताबें जो पहले एक उपद्रव और बोझ लगती थीं, मतलब बकवास और बोझ लगती थीं, अब पुरानी दोस्त थीं। उन्होंने ध्यान दिया और महसूस किया कि कठिन अवधारणाएँ अब कठिन नहीं थीं। उसने सोचा, अरे यार! ये तो इतना कठिन था, परंतु अब तो वो कठिन लग ही नहीं रहा था। एम हेमेल के बारे में उसकी भावनाएँ भी बदल गईं। वह अपने भयानक शासक और कर्कशता के बारे में सब भूल गया। तो मतलब वो एम हेमेल के बारे में सब भूल गया। बच्चों कुछ समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना? हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेमेल एंड स्कूल चेंज? फ्रांस की जो फीलिंग थी ना एम हेमेल के विषय में और स्कूल के विषय में कैसे बदल गई? व्हेन फ्रांस केम टू नो दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच, जब फ्रांस को ये पता चला कि फ्रेंच में यह उसका आखिरी लेसन है, ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली। उसको उसने बहुत खेद व्यक्त किया कि वह अभी तक उसके लेसन्स को सही ढंग से नहीं पढ़ा था उसने। हिज फीलिंग्स अबाउट एम हेमेल ऑल्सो चेंज्ड, उसकी फीलिंग एम हेमेल के विषय में भी चेंज हुई। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज टेरिबल रूलर, वह उसके भयानक रूलर के बारे में और उसके क्रैंकनेस और उसके सनकीपन और उसकी कर्कशता के बारे में वो भूल गया। ठीक है बच्चों, देख लीजिए अब आप जैसे भी लर्न करना चाहें कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगा हुआ था? आपको पता है बच्चों वैसे, है ना, यदि आपने लेसन प्रॉपर पढ़ा होगा तो। ओके, एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, एक ऑर्डर आया था बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। तो ये आया था कि वो एल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। ठीक है ना? अभी तक क्या पढ़ाई जा रही थी? फ्रेंच पढ़ाई जा रही थी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। ठीक है ना? द जर्मन्स हैज पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, तो जर्मन ने इस नोटिस को बुलेटिन बोर्ड पर लगा दिया था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगा हुआ था? तो एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक ऑर्डर आया था, टू टीच ओनली जर्मन्स, जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। तो एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में अब केवल क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये था, ये लगा हुआ था नोटिस बोर्ड पर। अब आप वैसे ये इतना भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये तो इजी है, आप पूरे कर लीजिए। द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, तो जर्मन्स ने ये नोटिस बुलेटिन बोर्ड पर लगाया था। आप इसको पूरा कर लीजिए, है ना? और नहीं यदि होता है आपसे आपसे तो आप इतना भी कर कर लीजिए कि भाई ये लिखा हुआ था, है ना, ये लगा हुआ था यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना? कहाँ से? एन ऑर्डर से लेकर यहाँ लॉरिन तक। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे? फ्रांस ने उस दिन स्कूल में क्या असामान्य महसूस किया? ठीक है, तो फ्रांस नोटिस्ड दैट इट वाज क्वाइट साइलेंस इन द क्लास, फ्रांस ने ये नोटिस किया कि क्लास बहुत शांत थी। अब बच्चों मैंने जो अंडरलाइन किया है उसको अभी नहीं पढ़ रहा हूं, है ना? एम हेमेल हैड बॉर्न हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, एम हेमेल ने उनका सबसे खूबसूरत ग्रीन कोट पहना हुआ था, फ्रिल्ड शर्ट और झालर लगी हुई शर्ट पहनी थी, एंड ब्लैक सिल्क कैप, और काली सिल्की की कैप पहनी हुई थी, मतलब उसके अपने फाइन संडे क्लॉथ्स में वो थे। द विलेज पीपल वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस, और जो गांव के लोग थे वो बैक बेंचेस पर बैठे हुए थे, पिछली बेंच पर बैठे हुए थे। ऑल वर वेरी क्वाइट एंड लुकिंग सैड, वो सभी शांत थे और उदास दिख रहे थे। ऑल दीज थिंग्स वर अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, ये सभी चीजें उस दिन उस कैसी लग रही थी? बिल्कुल अनयूजुअल लग रही थी। बच्चों अपन इसमें प्लीज एल्डर पीपल कर लेते हैं, एल्डर पीपल, है ना? तो जो गांव के जो एल्डर पीपल थे ना, बड़े लोग, वो वहां पर बैठे हुए थे, ठीक है, बैक बेंचेस पर। अब आप एक बात समझिए, तो ये मतलब क्या अनयूजुअल था, क्या असामान्य था, वो यहाँ पर हमने कुछ लाइन्स यहाँ पर देखी, एक इस वाली लाइन से देखी और बाकी इन लाइन से। अब जो छोड़ा क्या है वो देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स वर सिटिंग ऑन देयर सीट्स, सारे स्टूडेंट्स उनकी सीट्स पर बैठे हुए थे। देयर वॉज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, और डेस्क की आवाज ही नहीं आ रही थी, आगे पीछे खींचने की जो डेस्क की आवाज रहती ना, वो आ ही नहीं रही थी। एम हेमेल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज रूलर अंडर हिज आर्म, और
जो एम हेमेल थे ना, वो अपना रूलर को उसकी अ, हाथ में रखे हुए थे, मतलब अंदर हाथ में से बाहों में चिपकाए हुए थे, ठीक है। और फिर इसके बाद अपन चाहें तो पूरा कर सकते हैं। तो अब मैं एक बार पूरा पढ़ देता हूँ इसको। तो ये क्वेश्चन बनेगा हमारा, फ्रांस नोटिस्ड दैट इट वाज क्वाइट साइलेंस इन द क्लास। फ्रांस, हिंदी करने की जरूरत नहीं है। ऑल द स्टूडेंट्स वर सिटिंग ऑन देयर सीट्स, देयर वाज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क्स। एम हेमेल was walking up and down with his ruler under his arm. M. Hamel had worn his beautiful green coat, frilled shirt, and the black silk cap. The village elder people were sitting on the back benches. All were very quiet and looking sad. All these things were unusual about the school on that day. ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब आप बच्चों ये समझिए कि आपको क्या ठीक लग रहा है। ये आपको जो है ना, कैसा लग रहा है? यदि आपको ये लग रहा है कि अपन छोटा कर सकते हैं तो छोटा कर लीजिए, और यदि आपको पूरा लगता है तो पूरा कर लीजिए। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। What did Franz notice that was unusual about the school that day? फ्रांस ने क्या नोटिस किया कि उस दिन क्या असामान्य था? फ्रांस नोटिस दैट इट वाज क्वाइट साइलेंस इन द क्लास। फ्रांस ने ये नोटिस किया कि क्लास बहुत शांत थी। ठीक है ना, ये तो इजी है, बिल्कुल इजी सेंटेंस है ये। एम हेमेल हैड वॉर्न हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। एम हेमेल उसका ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने थे। फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड शर्ट थी, झालर वाली शर्ट थी। एंड ब्लैक सिल्क कैप, और ब्लैक सिल्क कैप पहने था। इजी है बच्चों ये। द विलेज एल्डर पीपल वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस, और गांव के जो बूढ़े लोग थे ना, वो पिछली बेंचेस पर बैठे हुए थे। ऑल वर वेरी क्वाइट एंड लुकिंग सैड, पूरे बिल्कुल शांत थे और दुखी दिख रहे थे। ऑल दीज थिंग्स वर अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, ये सब चीजें उस दिन बहुत असामान्य दिख रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों ये इजी है, आपसे लर्न हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डिड मिस्टर हेमिल, अच्छा बच्चों ये एम हेमिल या मिस्टर हेमिल एक ही चीज है। एम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं वो मिस्टर की। व्हाट डिड मिस्टर हेमिल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज? एम हेमिल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा? एम हेमिल सेड दैट, एम हेमिल ने कहा, या मिस्टर हेमिल ने कहा, फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि फ्रेंच जो है ना वर्ल्ड में सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है। बच्चों अब आप यहाँ पर देखिए, जो पास्ट का जरूर था, बट ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसमें इज आ गया, तो वो उसको आप टेंशन ना लें। तो फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इट इज द क्लियर एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, ये क्लियर और सबसे ज्यादा तार्किक भाषा है। ठीक है। तो मैं ये सोचता हूं कि यदि आपको ज्यादा लर्न नहीं हो रहा है तो आप यहां तक भी इसको कर सकते हैं, और यदि आपको ज्यादा करना है, पूरा करना है, तो ही आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स टू गार्ड देयर लैंग्वेज, उसने इसके बच्चों से कहा कि इस लैंग्वेज की रक्षा करें, एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी इसको ना भूलें। ही सेड, उसने कहा, व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड दे हैव द की टू देयर प्रिजन एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज। उसने ये कहा कि जब लोग गुलाम होते हैं तो उनके पास अपनी जेल की चाबी तब तक होती है जब तक वे अपनी भाषा का पालन करते हैं। ठीक है, इसको हिंदी भी देख लीजिए। श्री हेमेल ने कहा कि फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, यह स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। उन्होंने अपने छात्रों से कहा कि वे अपनी भाषा की रक्षा करें और इसे कभी ना भूलें। उन्होंने कहा कि जब लोग गुलाम होते हैं तो उनके पास अपनी जेल की कुंजी तब तक होती है जब तक वे अपनी भाषा का पालन करते हैं। ठीक है, तो आ गया ना बच्चों समझ में? आप चाहें तो यहाँ तक कर लें, और यदि आपको लग रहा तो आप पूरा लर्न कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। डू यू थिंक दैट थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? क्या आप सोचते हैं कि जो थर्ड लेवल है वो चार्ली के लिए क्या है, मीडियम ऑफ एस्केप है ना, भूलने का माध्यम है? यस, द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। हाँ, थर्ड लेवल जो है ना चार्ली के लिए मीडियम ऑफ एस्केप था। द हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, अब ये यहां तक हो गए बच्चों, है ना। देखो अब फिर से ध्यान दीजिए कि हमने क्या कहा
डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? ठीक है, तो अब इसमें एक क्वेश्चन तो ये है और दूसरा है वाई वाला। तो इसका आंसर, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर यस एंड नो में ही आएगा। तो ये हमने इसका आंसर, इसका क्वेश्चन वो आंसर दिया यस में। यस, द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। तो यस, द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, ये बन गया पूरा। बस हमको यहाँ पर यस लगाना रहा और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यदि आपको वाई का भी आंसर देना और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हम तो पूरे ही आंसर देंगे, तो मैं द हार, ये हो गया। अब वाई का आंसर है ना, तो वाई का आंसर यदि देना है तो मैन इज फुल ऑफ फियर, worries, stress, and insecurity. He has to confront them all the time, so he wants to escape into the wishful world. ठीक है, तो अब यदि ये हो गया, और अब जो यहाँ पर जो मैंने अंडरलाइन किया है, उस अंडरलाइन को, द हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ मेक मेंस लिविंग क्वाइट अनप्लीजेंट एंड अनबियरेबल। तो अब ये यदि आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है ना, मैंने आप यदि यहाँ से चलेंगे, यस द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, एक तो ये हो गया आंसर, 2 मार्क्स का होगा तो बन इसमें डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। अब दूसरा है कि द मैन इज फुल ऑफ, ये वाई का आंसर हम दे रहे हैं, द मैन इज फुल ऑफ फियर, बरीज, स्ट्रेस एंड इनसिक्योरिटी। मनुष्य इन सब से भरा हुआ है, ही हैज टू कन्फ्रंट देम ऑल द टाइम, उसका हमेशा हर समय सामना करना पड़ता है। सो ही वांट्स टू एस्केप इनटू अ विशफुल वर्ल्ड, तो वो एक नए अपने इच्छानुसार संसार में जाना चाहता है। ठीक है, तो इसको हम देख लीजिए बच्चों। What is साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स? साहिब जो है ना, गार्बेज डम्प्स में क्या कर रहा था? वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम? ठीक है ना, तो देखिए समझ में आएगी आंसर क्वेश्चन। व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प? साहिब गार्बेज डम्प्स में क्या ढूंढ रहा है? वेयर इज ही, अभी वो कहाँ है, एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वो कहाँ से आया है। ठीक है ना, तो अब देखिए, साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड, साहिब गोल्ड ढूंढ रहा है। अब वो गोल्ड क्या है? रुपीस और कॉइन्स, या तो उसको पैसे मिल जाए या सिक्के मिल जाए, वो गोल्ड है उसके लिए। इन द गार्बेज डंप्स, गार्बेज डंप्स में, ये एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये जो वन क्वेश्चन था ना, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, इसका आंसर केवल क्या हुआ? या तो अपन केवल गोल्ड भी लिख सकते हैं, रुपीस और कॉइन्स, ये इसका आंसर हो गया, इन द गार्बेज डंप्स। ठीक है, अब वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, तो इसका अपन देख रहे हैं। ही इज इन सीमापुरी दिल्ली, अभी वो कहाँ है? वो सीमापुरी दिल्ली में है। ठीक है, अपन चाहे तो उसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, के ऑथर के पड़ोस में है। ठीक है ना, इन सीमापुरी दिल्ली, ठीक है, वो सीमापुरी दिल्ली में है। साहिब हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, साहिब बांग्लादेश से आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, तो क्या ढूंढ रहा है वो? गोल्ड, रुपीस और कॉइन्स। वेयर इज ही, कहाँ है वो? सीमापुरी दिल्ली में है। और वेयर हैज ही कम फ्रॉम, कहाँ से आया है वो? बांग्लादेश से आया है। तो ये हमारा आंसर पूरा हो जाता है। फिर भी थोड़ा सा यदि ज़्यादा लिखना है हमको, तो हमने ये लिख लिया कि ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, ऑथर के नेबरहुड में है। अब हिज हाउस वॉज सेट अमस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ही came with his mother in 1971 when storms swept away their fields and homes। आप चाहें तो ये इन्फॉर्मेशन भी पूरी लिख सकते हैं, ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। हालांकि आंसर कंप्लीट यहाँ भी है, जो यदि अपन अंडरलाइन को छोड़ रहे हैं, तो आपको जैसे लर्न करना है बच्चों वैसे कर लीजिए, बट प्लीज लर्न कर लीजिए, है ना। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट कुड बी some of the reasons for the migration of people from villages to cities। ठीक है, तो मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि क्या रीजंस हो सकते हैं लोगों के
गांव से शहर में पलायन के, ठीक है ना। क्या रीज़न हो सकते हैं बच्चों, आप तो जानते हैं वैसे, चलिए देखते हैं। देयर कुड बी मैनी रीजन्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़। बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, ठीक है ना। द तो ये मैनी रीजन माइग्रेशन फ्रॉम द सिटी से पूरा का पूरा आ गया, देयर कुड बी मैनी रीजन। बस अपन ने व्हाट की जगह पर देयर कुड बी सम रीजन्स की जगह मैनी रीजन्स कर दिए, पूरा यहाँ तक आ गया। द मेन रीजन इज इन सर्च ऑफ जॉब्स। जो मुख्य कारण है वो क्या है? द मेन रीजन इज इन सर्च ऑफ जॉब्स। काम की तलाश में आते हैं। वो काम कौन सा? लिवलीहुड, जीवन यापन का, ठीक है ना। अदर रीजन्स में भी, और दूसरे रीजन्स हो सकते हैं क्या? बेटर सिविक सेंस, मतलब अच्छे नागरिक समझ, बेटर हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज, इनके कारण भी लोग आते हैं गांव छोड़कर। मतलब संपन्न लोग तो किस चीज के लिए आते हैं? ये बेटर सिविक सेंस, बेटर सिविक सेंस, हेल्थ और एजुकेशन के लिए आते हैं। और जो बिलो पॉवर्टी लाइन या जो पुअर पीपल होते हैं वो काहे के लिए आते हैं? वो सर्च फॉर जॉब के लिए आते हैं। तो हमारा ये आंसर हुआ, देयर कुड बी मैनी रीजन्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। द मेन रीजन इज इन सर्च ऑफ जॉब्स, लिवलीहुड, और अदर रीजन्स में बी बेटर सिविक सेंस, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी। अब यदि हम किसमें और भी ऐड करना है तो हम क्या ऐड कर सकते हैं? सिटीज प्रोवाइड्स जॉब, एम्प्लॉयमेंट एंड अदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड। ये सिटी उपलब्ध कराती है। सम पीपल आर फोर्स्ड टू माइग्रेट व्हेन नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फूड ड्रॉट, फेमाइन एंड etc डिस्ट्रॉय देयर हाउस। और कुछ कभी कभी कुछ लोग मजबूर हो जाते हैं गांव छोड़ने के लिए, क्योंकि क्या हो जाता है वहाँ? प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे कि खाना, सूखा और अकाल ये पड़ जाता है, जिससे उनका घर बार पूरा खत्म हो जाता है, तो वो सब छोड़ छाड़ के शहर आ जाते हैं। हिंदी में है, लिखा है मैंने, लोगों के गांवों से शहरों की ओर पलायन के कई कारण हो सकते हैं। मुख्य कारण रोजगार की तलाश है। शहर रोजगार, भोजन और अन्य साधन उपलब्ध कराते हैं। अन्य कारणों में बेहतर नागरिक भावना, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं शामिल हो सकती हैं। कुछ लोग बाढ़, सूखा, अकाल आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण घरों के नष्ट होने पर पलायन करने के लिए बेवश हो जाते हैं। ठीक है, तो छोटा भी है आंसर और बड़ा भी है, जैसा आपको लगे वैसा कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ? क्यों चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट किया जाना चाहिए और कैसे? मतलब कैसे चाइल्ड लेबर को हटाना चाहिए, क्यों हटाना चाहिए और कैसे? तो ये बच्चों मैंने शुरू में ही मुझे लगा कि लाइंस एक्स्ट्रा हैं, तो मैंने इनको अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, अभी अपन देखते हैं कि कहाँ से हमको लर्न करना है। द चिल्ड्रेन हु वर्क एट अ वेरी अर्ली एज, बच्चे जो बहुत कम उम्र में काम करना शुरू कर देते हैं, बिलोंग टू पुअर फैमिलीज, गरीब परिवारों के होते हैं। दे आर फोर्स टू वर्क टू सर्वाइव, वो जीवन यापन के लिए, ठीक है ना, उनको मजबूर किया जाता है कि वो काम करें। बाय डूइंग चाइल्ड लेबर, वो चाइल्ड लेबर करके देयर चाइल्डहुड इज स्टोलन, उनका जो बचपन है ना वो चुरा लिया जाता है, खत्म हो जाता है। मोस्ट ऑफ देम रिमेन अननोरिश्ड, बहुत से तो इसमें कि उनको मतलब वो मेच्योर ही नहीं हो पाते, उनका मतलब पोषण नहीं हो पाता, वो कुपोषित रह जाते हैं। एंड अनएजुकेटेड, और अशिक्षित रह जाते हैं। चाइल्ड लेबर कैन बी एलिमिनेटेड ओनली थ्रू द ज्वाइंट एफर्ट्स ऑफ एनजीओ। चाइल्ड लेबर को अपन हटा सकते हैं एनजीओ, गवर्नमेंट एजेंसीज, सरकारी एजेंसी एंड पॉलिटिकल लीडर्स, और राजनेताओं द्वारा के संयुक्त प्रयासों से उसको हटा सकते हैं। ओनली पासिंग ऑफ लॉ डज नॉट हेल्प, केवल नियम पास कर देना, कानून बना देना ही इसकी मदद नहीं करेगा। लॉ शुड बी इनेक्टेड फेथफुली, लॉ को, कानून को बहुत संयमित तरीके से उसका पालन होना चाहिए, ईमानदारी से उसका पालन होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, फिर से देखते हैं अपन, अब छोड़ा क्या था हमने? गवर्नमेंट हैज पास्ड द लॉ टू स्टॉप चाइल्ड लेबर, गवर्नमेंट ने चाइल्ड लेबर को बंद करने के लिए कानून लेकर आया है, ठीक है ना। इट इज वेंड थ्रू आउट द कंट्री, और चाइल्ड लेबर पूरे देश में बना है। बट नो वन इज सीरियस अबाउट इट, परंतु कोई भी इसको लेकर गंभीर नहीं है। एवरीवेयर एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स, हर हर कहीं आप घरेलू नौकर, इन ढाबास, ढाबा में, इन बेंगल्स एंड क्रेकर्स इंडस्ट्रीज, चूड़ी की इंडस्ट्रीज में और पटाखों की इंडस्ट्रीज में,
BC स्मॉल चिल्ड्रन वर्किंग हम देखते हैं कि छोटे बच्चे काम करते रहते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो ये भी ऐड कर दें, द चिल्ड्रन हु वर्क एट अ वेरी अर्ली एज, बच्चे जो बहुत कम उम्र में काम करना शुरू करते हैं, बिलोंग टू पुअर फैमिली, गरीब परिवारों से होते हैं। दे आर फोर्स टू वर्क टू सर्वाइव, उनके जीवन यापन के लिए उनको मजबूर किया जाता है काम करने को, बाय डूइंग चाइल्ड लेबर, जब वो चाइल्ड लेबर करते हैं तो देयर चाइल्डहुड इज स्टोलन, उनका बचपना खो जाता है। मोस्ट ऑफ देम रिमेन अननोरिश्ड, और बहुत से उनमें से कुपोषित रह जाते हैं। एंड अनएजुकेटेड, और अशिक्षित रह जाते हैं। चाइल्ड लेबर कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू, चाइल्ड लेबर हटाया जा सकता है केवल द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ एनजीओ, एनजीओ के संयुक्त प्रयास से, गवर्नमेंट एजेंसीज, पॉलिटिकल लीडर, इन सब के संयुक्त प्रयास से उसको हटा सकते हैं। ओनली पासिंग ऑफ लॉ डज नॉट हेल्प, केवल कानून बना देना ही कोई मदद नहीं करेगा। लॉ शुड बी इनेक्टेड फेथफुली, लॉ को बहुत ईमानदारी से लगाया जाना चाहिए। हिंदी में भी वही लिखा है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। हाउ इन योर ओपिनियन, आपके विचार से, कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, क्या मुकेश उसके सपनों को साकार कर सकता है। एक और क्वेश्चन इसी में, हु इज मुकेश, व्हाट इज हिज ड्रीम, हाउ डज हिज ड्रीम लुक लाइक, उसका ड्रीम कैसे दिखता है। तो देखिए आंसर, मुकेश इज अ सन ऑफ अ पुअर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। मुकेश फिरोजाबाद के एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का लड़का है। हिज ड्रीम इज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, उसका सपना है कि वो मोटर मैकेनिक बने। सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार की स्थिति को देखते हुए, हिज ड्रीम लुक्स लाइक अ मिराज अमिस्ट द डस्ट, उसका सपना ऐसा लगता है कि वह धूल में छिपे एक मृग तृष्णा जैसी लगता है। मतलब ऐसा लगता नहीं कि उसका सपना साकार हो जाएगा। हिंदी में देखिए, मुकेश फिरोजाबाद के एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का बेटा है, उसका सपना मोटर मैकेनिक बनने का है। वह अपने परिवार की दयनीय स्थिति को देखते हुए उसका सपना धूल में छिपे एक मृग तृष्णा जैसा लगता है। तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आ रहे बच्चों समझ में, हो जाएगा ये लर्न। नेक्स्ट देखिए, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज में काम करने के जो नुकसान है वो क्या क्या है। तो पहले अपन विदाउट अंडरलाइन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्रीज हैज न्यूमरस हैजर्ड्स, बहुत सारे खतरे हैं। लिटिल चिल्ड्रन बेल्ट एंड पॉलिश द बेंगल्स, छोटे बच्चे बेंगल्स को बेल्ड करते हैं और पॉलिश करते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट, वो लगभग अपनी आंखों की ज्योति को खो देते हैं। इन द इंडस्ट्री, इस उद्योग में, दे वर्क नियर द फर्नेसेस, वो भट्टियों के पास में काम करते हैं। विच हैव वेरी हाई टेम्परेचर, जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर देयर हेल्थ, वो उनकी स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक होती हैं। अब बच्चों हम पूरा पढ़ लेते हैं, अंडरलाइंड में भी जो था। ऑलमोस्ट ऑल द फैमिलीज इन फिरोजाबाद आर एंगेज्ड इन दिस बिजनेस। Glass Bengal industry has numerous hazards. Little children with their parents sit in the dark huts. Little children build and polish the bangles. In this process, they often end up losing their eyesight. Thus, from the polishing, the glass bangles harm their eyes. In the industry, they work near the furnaces which have very high temperature. That is very dangerous for their हेल्थ। हिंदी में देख लें बच्चों, हिंदी में भी लिखा हुआ है हमने ये। फिरोजाबाद, पूरा पढ़ लेते हैं इसको। फिरोजाबाद के लगभग सभी परिवार इस व्यवसाय में लगे हुए हैं। कांच की चूड़ियों के उद्योग में कई खतरे हैं। छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ अंधेरी झोंपड़ी में बैठते हैं। छोटे बच्चे चूड़ियों को बेल्ट और पॉलिश करते हैं। इस प्रक्रिया में वे अक्सर अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। कांच की चूड़ियों को पॉलिश करने से उड़ने वाली धूल उनकी आंखों को नुकसान पहुंचाती है। उद्योग में वे भट्टियों के पास काम करते हैं जिनका तापमान बहुत अधिक होता है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन क्या था, हैजर्ड्स थे। तो ये हैजर्ड्स में मेन जो हैजर्ड है वो ये है कि उनकी आंखों को और हेल्थ को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, क्या साहेब टी स्टॉल पर काम करने से खुश है। एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए। नो, अब ये वही बात है कि यहाँ से यहाँ तक ये क्वेश्चन है, इज साहेब हैप्पी वर्किंग
एट द टी स्टॉल, क्या टी स्टॉल में काम करने में वह खुश है? नहीं है। तो नो, साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। नो, साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। ये आंसर हो गया हमारा आधा। अब इसके बाद एक्सप्लेन करना है। ही इज पेड 800 रुपीज़, उसको 800 रुपये दिए जाते हैं। एंड ऑल हिज मील्स, खाना भी दिया जाता है। बट ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम, क्यों? परंतु उसने उसकी फ्रीडम को खो दी है, इसलिए वो नॉट हैप्पी। हम इतना भी कर सकते हैं। अब यदि आपको ज़्यादा या लर्न करना है तो ही इज़ नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, वह खुद का स्वामी नहीं रह गया है। हिज फेस हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे ने उसका केयर फ्री लुक खो दिया है। द स्टील कनेस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग, और जो स्टील का कनस्तर है ना, वो मतलब स्टील का जो कंटेनर है वो प्लास्टिक बैग से ज़्यादा उसको भारी लगता है। ही वुड कैरी सो लाइटर ओवर हिज शोल्डर, वो उसके शोल्डर पर जो पनी टांग कर घूमता था ना कचरा बीनने के लिए, वो बहुत हल्का लगता था। द बैग वॉज हिज, और बैग उसका था। द कनेस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, जबकि कनेस्तर उसका है, कि जो चाय की दुकान का मालिक है। तो इसलिए वो खुश नहीं है उसमें काम करने से। ठीक है ना बच्चों? नो, साहिब इज नॉट हैप्पी। तो मैं समझता हूँ यदि आपको कम लर्न करना है तो यहाँ तक, और बाकी ज़्यादा करना है तो पूरा आप कर लीजिए। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? फिरोजाबाद सिटी किस बात के लिए फेमस है? तो द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। तो फिरोजाबाद सिटी जो है ना, उसकी बेंगल्स के लिए फेमस है। बस इतना ही है। ठीक है ना? अब इसके बाद पूरा कर लीजिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, प्रत्येक परिवार फिरोजाबाद में बेंगल बनाने में लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज, ये भारत के कांच की चूड़ी बनाने का सबसे बड़ा सेंटर है। फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड, और जो परिवार उन्होंने अपनी पीढ़ियां यहाँ पर स्पेंड करी हैं काम करते हुए, अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के बीच में बेल्डिंग करते हुए, एंड मेकिंग बेंगल्स फॉर वुमेन इन द लैंड। जो इन द लैंड मतलब भारत की पूरी और बाहर भी, और महिलाओं के लिए चूड़ी बनाने में उन्होंने पूरे जनरेशन्स को भी स्पेंड किया है यहाँ पर बैठते हुए। ठीक है? तो फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, या फिर ये पूरा। ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट, वाई वॉज डगलस डिटरमिन्ड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? डगलस जो है ना, वो क्यों इस बात से बिल्कुल डिटरमिन्ड था कि वह अपने पानी के डर को खत्म कर देगा? अब वही यहाँ से वही वाली बात है। ही वॉज डिटरमिन्ड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, उसको ऐसा लग रहा था कि वह एक इंस्ट्रक्टर को रखेगा, एंड लर्न स्विमिंग, और स्विमिंग सीख लेगा, टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, और वो अपने पानी के डर को खत्म कर देगा। ठीक है? तो यहाँ इतना भी सफिशियंट है आंसर। और आप पूरा लिखना चाहें, पूरा लर्न करना चाहें, तो द फियर ऑफ वाटर ruined his fishing trips, deprived him of joy of canoeing, boating, and swimming. He used to every way he know to overcome his fear he had developed since childhood. पानी के डर ने उसके मछली पकड़ने की यात्राओं को बर्बाद कर दिया था। उसे डोंगी चलाने, नाव चलाने और तैरने का आनंद को वंचित कर दिया था। बचपन से ही उसके मन में इस डर को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया। ठीक है ना? वह पानी के डर से उबरने के लिए एक प्रशिक्षक प्राप्त करने और तैरना सीखने के लिए दृढ़ संकल्पित था। ठीक है ना? तो बच्चों आप देख लीजिए, आप आंसर ये इतना छोटा भी कर सकते हैं और ये पूरा भी कर सकते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस? ठीक है ना? तो मतलब डगलस में से स्विमर कैसे निकाला इंस्ट्रक्टर ने? हाउ डिड द डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, और डगलस ने वाटर के फियर को कैसे दूर किया? तो बच्चों इसमें मुझे लगता है ये पूरे ही हमको करना पड़ेगा, इसमें कोई अंडरलाइन नहीं है। तो देख लेते हैं। डगलस टुक द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग, डगलस ने इंस्ट्रक्टर की मदद ली तैरने के लिए। हु वर्कड ऑन हिज फियर वेरी मैथोडिकली, उसने बहुत व्यवस्थित तरीके से उसके डर को कम करने पर काम किया। फॉर 3 months, 3 महीने के लिए, ही वॉज टेकन अक्रॉस द पूल विद द हेल्प ऑफ अ रोप, वह उसको पूल के रस्सी की सहायता से पूल के पार ले गया। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू एक्सेल अंडर वाटर, इंस्ट्रक्टर ने उसको पानी के अंदर सांस छोड़ना सिखाया। एंड इनहेल थ्रू रेस्ड नोज, और नोज को ऊपर करके
सांस को अंदर लेना सिखाए। ही मेड हिम किक हिज लेग्स टू मेक देम रिलैक्स, और उसने सिखाया कि अपनी पैरों को पीछे मारो आराम देने, ताकि उन पैरों में आराम लग सके। आफ्टर अबाउट 6 मंथ, लगभग 6 महीने बाद, डगलस कुड नॉट ओनली स्विम वेल, डगलस केवल अच्छे से तैर ही नहीं सकता था, बट वॉज ऑल्सो फ्री ऑफ हिज फियर टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और उसको बहुत अधिक तक वो अपने डर को भी खत्म करने में कामयाब हो गया था। ही स्विम अलोन इन द पूल, वह पूल में अकेला भी तैरा। ही स्विम 2 मील्स अक्रॉस लेक बेंटवर्थ, वो जो एक लेक है बेंटवर्थ नाम है, उसमें भी वो 2 मील गया। एंड द होल लेंथ टू द शोर एंड बैक ऑफ द वार्म लेक, और वह वार्म लेक से वापस भी आ गया। दस ही ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, इस तरह से उसने पानी के डर को खत्म किया। इंग्लिश में, हिंदी में देख लें। डगलस ने तैरना सीखने के लिए एक प्रशिक्षक की मदद मदद ली, जिसने उनके डर पर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से काम किया। 3 महीने तक उन्हें रस्सी की सहायता से पुल के पार ले जाए गए। प्रशिक्षक ने उन्हें पानी के भीतर सांस छोड़ना और नाक के ऊपर उठाकर सांस लेना सिखाया। उन्होंने अपने पैरों को आराम देने के लिए उन्हें किक करने का अभ्यास कराया। लगभग 6 महीने बाद डगलस ने केवल अच्छी तरह से तैरने लगे। डगलस केवल न केवल अच्छी तरह से तैरने लगे, बल्कि उनका डर भी काफ़ी हद तक कम हो गया था। उन्होंने पूल में अकेले तैराकी की। उन्होंने बेंटवर्थ झील के पार 2 मील की दूरी तय की और गर्म झील के किनारे और वापस पूरी लंबाई तक तैरे। इस प्रकार उन्होंने पानी के डर से विजय प्राप्त की। तो बच्चों, अब ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा ही करना पड़ेगा। आप खुद अपने मन से कुछ लाइंस कम कर सकते हैं, है ना? ठीक है। वाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेड ट्रैप? पेडलर इस बात से कैसे उसने पता लगाया कि वो वास्तव में खुद भी रेड ट्रैप में फंस चुका है? वाट मेड द पेडलर थिंक, पेडलर ने किस बात से सोचा कि ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेड ट्रैप, कि वह सचमुच में रेड ट्रैप में खुद भी घिर गया है। हैविंग स्टोलन द क्रॉफ्टर्स मनी, क्रॉफ्टर के पैसे चुराने के बाद, द पेडलर फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, पेडलर को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। विथ हिज क्लेवरनेस, उसकी चतुराई पर बहुत खुशी हो रही थी। ही डिसाइडेड टू गो टू वुड्स, उसने जंगल की तरफ से जाने का फैसला लिया। ही वॉकड एंड वॉकड, वह चलता गया, बट कुड नॉट गेट आउट ऑफ इट, परंतु वो जंगल में से बाहर नहीं निकल पाया। सडनली ही थॉट दैट, अचानक उसने सोचा कि ही हैड ऑल्सो बीन कॉट इन द विशियस सर्कल ऑफ ट्रैप, कि भाई वह भी खतरनाक जाल में फंस गया है। देयर वॉज नो वे टू गेट आउट ऑफ इट, और उससे बाहर निकलने का रास्ता उसको समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है ना? तो बच्चों, ये आंसर है, इसको पूरे ही देखना, मुझे लग रहा है पूरे ही ये आएगा। ठीक है ना? हैविंग स्टोलन द क्रॉफ्टर्स मनी, पेडलर फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विथ हिज cleverness, he decided to go to woods. He walked and walked but could not get out of it. Suddenly he thought that he had also been caught in the vicious circle of trap, that was no way and there was no way to get out of it. ठीक है? नेक्स्ट है, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज, किस तरह से पेडलर ने अपना रास्ता आखिर बदला। ठीक है ना? वो मतलब कैसे चेंज हो गया, ये मतलब। द पेडलर वॉज अ पुअर मैन, पेडलर एक गरीब आदमी था। समटाइम्स, कभी कभी, ही यूज टू बैग और स्टील टू सर्वाइव, वह कभी कभी भीख मांगता था और कभी कभी चोरी करता था अपना जीवन यापन करने के लिए। इन वन ऑफ द इंस्टांसेस, एक एक उदाहरणों में से एक में, ही मेट आयरन मास्टर, वह एक आयरन मास्टर से मिला। एंड हिज डॉटर एडला, और उसकी डॉटर एडला से मिला। बिकॉज ऑफ एडला, एडला के कारण सेल्फलेस सर्विस, एडला की सेल्फलेस सर्विस के कारण, मतलब निस्वार्थ सेवा के कारण, एंड काइंड ट्रीटमेंट, और दयालु स्वभाव के कारण, व्यवहार के कारण, द पेडलर डिसाइडेड टू चेंज हिज वेज, पेडलर ने अपना रास्ता बदलने का निश्चय किया। ठीक है? अब देखिए, क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज, किस कारण से पेडलर अपना रास्ता बदलने को रास्ता बदला, किस कारण से? हिंदी में पूरा पढ़ लेते हैं अभी अपन इसको, है ना?
The peddler was a poor man. Sometimes he used to beg or steal to survive. His his life was meaningless, and he was never welcomed by anyone. He was homeless. In the instances, and he met Iron Master and his daughter Edla. Because of Edila's selfless service and kind treatment, the peddler decides to change his ways. अब फिर इसके बाद जो हमने नहीं लिया था, दिस हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन हिज हार्ट। इससे उसके हृदय पर बहुत परिवर्तन पड़ा। वाइल लिविंग हर हाउस, उसका घर छोड़ते हुए, एडला का घर छोड़ते हुए, ही गिफ्टेड हर अ स्मॉल रेड ट्रैप, उसने उसके एक स्मॉल रेड ट्रैप दिया विथ 30 क्रोनर भी दिए जो वो चुरा कर लाया था, एंड अ थैंक यू नोट, और थैंक यू नोट भी दिया, सेइंग सिंस शी हैड बीन नाइस टू हिम, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी, सो नाउ ही वुड बी अ चेंज्ड पर्सन, अब वह एक बदला हुए व्यक्ति हो जाएगा। बच्चों हिंदी में भी यही लिखा है, इसलिए अपन हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा जा रहा है। नेक्स्ट है, what doubts did Edla have about the peddler? एडला को पेडलर पर क्या डाउट हुआ? द पेडलर वॉज इन रेग्स, पेडलर फटे पुराने कपड़ों में था, एंड वॉज लुकिंग वेरी फ्राइटेंड, और बहुत डरा हुआ दिख रहा था। सीइंग हिज कंडीशन, उसकी स्थिति को देखते हुए, एडिला ने सोचा, आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग, या तो उसने कुछ चुरा लिया है, और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, और या फिर वो जेल से भागा है। एडिला डाउटेड दैट द मैन वॉज नॉट मच एजुकेटेड, और ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। ठीक है बच्चों, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं ना, क्योंकि लेट हो रहा है अपन को। अब 25 क्वेश्चंस हैं, है ना, और अपन कहाँ तक पहुँच गए हैं? हाँ 18 तक पहुँच गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बच्चे, चलिए करते हैं फटाफट। When did the Iron Master realize his mistake? आयरन मास्टर ने उसकी मिस्टेक को कब समझा? When the Iron Master saw the peddler in bright daylight, जब उन्होंने उसको दिन के उजाले में देखा, ट्रूली क्लीन, वो बिल्कुल साफ, एंड वेल ड्रेस्ड, और अच्छे कपड़े पहने हुए, मतलब उसकी शेविंग वेविंग बन गई, नहा लिया और अच्छे कपड़े पहना दिए, जब उसने उसको देखा, देन ही रियलाइज दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक, तब उसको ये एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी, इन टेकिंग द स्ट्रेंजर एज एन ओल्ड फ्रेंड, कि भाई एक अपरिचित को उसने पुराना मित्र बता दिया। ठीक है, तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं इसको फिर से। When the Iron Master saw the peddler in bright daylight, जब उन्होंने दिन की रोशनी में उसको देखा, उसको पेडलर को, ट्रूली क्लीन, वो पूर्ण रूप से क्लीन हो गया था, क्लीन शेप था, एंड वेल ड्रेस्ड, और अच्छे कपड़े पहने था, देन ही रियलाइज दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक इन टेकिंग द स्ट्रेंजर एज एन ओल्ड फ्रेंड। वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर? जो क्रॉफ्टर था ना, वो क्यों इतना बातूना था और उससे इतना फ्रेंडली क्यों हो गया? द क्राफ्टर एन ओल्ड मैन विदाउट एनी फैमिली, जो क्राफ्टर था ना, वो ओल्ड मैन था और उसकी कोई परिवार तो था नहीं, वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि यार चलो कोई तो आ गया उसकी अकेलेपन में बात करने के लिए। दिस इज द रीजन ही वॉज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, इस कारण से वो उससे पेडलर से बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो गया और फ्रेंडली हो गया। क्यों? क्योंकि उसका कोई घर परिवार नहीं था, विदाउट फैमिली था। ठीक है ना, और ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। तो उन प्लेसेस की हमको सूची बनाना है कि जब वो गांधी जी ने क्या किया, उसकी जो मीटिंग थी ना शुक्ला के साथ, और जब वो चंपारण आए, इसके बीच में वो कितने स्थानों पर गए। तो लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विथ शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। ठीक है, तो देखिए, गांधी फर्स्ट मीटिंग विथ शुक्ला वॉज एट लखनऊ, पहली मीटिंग लखनऊ में हुई। देन ही वेंट टू कानपुर, ये कानपुर की स्पेलिंग बच्चों ऐसी है। जब वो फिर कानपुर गए, एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और भारत के दूसरे भागों में भी गए, एंड रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, और फिर अहमदाबाद आ गए। लेटर बाद में ही वेंट टू कलकत्ता, पटना एंड मुजफ्फरपुर बिफोर अराइविंग चंपारण, चंपारण पहुंचने से पहले वो कलकत्ता, पटना और मुजफ्फरपुर गए। तो बच्चों यहाँ पर हम ये कर सकते हैं,
तो ये गांधी जी फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला वॉज एट लखनऊ, देन ही वेंट टू कानपुर, ठीक है ना, फिर इसके बाद लेटर ही वेंट टू कलकत्ता, पटना एंड मुजफ्फरपुर बिफोर अराइविंग एट चंपारण। आप चाहें तो ये अंडरलाइन वाला पार्ट छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट। हम ये कैसे जान सकते हैं कि जो साधारण लोगों ने भी फ्रीडम मूवमेंट में कैसे अपना योगदान दिया। तो हम वेन गांधी जी वो सम्मन्ड टू अपीयर इन द कोर्ट, जब गांधी जी को कोर्ट में उपस्थित होने का सम्मन दिया गया, उनको बुलाया गया, द ऑर्डिनरी पीपल गैदर्ड ऑन रोड्स, ऑर्डिनरी पीपल भी रोड पर इकट्ठे हो गए इन लार्ज नंबर्स, बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है ना। द ब्रिटिश फेल्ट पावरलेस, फिर ब्रिटिश तो बिल्कुल शक्तिहीन हो गए। द गवर्नमेंट हैड टू ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी जी, और गवर्नमेंट को गांधी जी के खिलाफ जो केस किया था उसको वापस लेना पड़ा। वी कैन से सो, इसलिए वी कैन से दैट ऑर्डिनरी पीपल गैव अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम ऑफ इंडिया। तो ऑर्डिनरी पीपल ने भी भारत की फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया। कुछ अंडरलाइन छूट गए हैं। इन ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य में एवरी इंडियन वॉज डिस्करेज्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, हर व्यक्ति वो हतोत्साहित था और टेंशन में था। इंडियंस वर कंसीडर्ड एज स्लेव्स, भारतीयों को गुलाम कहा जाता था, ये समझा जाता था। दे कुड नॉट डिस्कस अबाउट देयर राइट्स, वो उनके राइट के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते थे। दे टुक डीप इंटरेस्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट, दे वर illiterate but wanted to be with गांधी जी। दिस एपिसोड वॉज जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, है ना। तो देख लीजिए बच्चों, अंडरलाइन वाला भी कर सकते हैं या फिर आप जो विदाउट अंडरलाइन लिखा वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why did Gandhi ji agree to a settlement of 25% refund to the farmers? गांधी जी फार्मर्स को 25% रिटर्न करने में क्यों सहमत हो गए? गांधी जी agreed to a settlement of 25% refund to the farmers because he wanted to break the law. क्योंकि केवल एक बात थी, वो कानून तोड़ना चाहते थे। He explained that the landlords had been obliged to surrender a part of money, with it part of their prestige. उनको ये था कि भाई वो क्या करेंगे कि वो लैंडलॉर्ड्स को अपने कुछ पैसे का कुछ भाग तो वो सरेंडर कर देंगे और उनकी कुछ भाग उनकी इज्जत भी सरेंडर हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए उनको ये था कि वो 25% पर ही राजी हो गए। और 1% ऑफ रिफंड साइंड बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड पीजेंट्स, ये एक पार्ट उसमें आप जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइस बीइंग इंटरव्यूड। बहुत से जो सेलिब्रिटी राइटर हैं वो इंटरव्यू पर क्यों घृणा करते हैं, क्यों नफरत करते हैं? सेलिब्रिटी राइटर्स बिलीव दैट इंटरव्यूज अनडली इंटरफेयर इन देयर प्राइवेट लाइव्स। वो प्रसिद्ध लेखकों को मानना है कि साक्षात्कार उनके निजी जीवन में अनुचित हस्तक्षेप करते हैं। दे रिगार्ड देमसेल्व्स एज विक्टिम ऑफ इंटरव्यू, वे खुद को साक्षात्कारों का शिकार मानते हैं। बस इतना ही, ठीक है ना। और बाकी आप पूरा भी पढ़ सकते हैं। वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर डिस्पाइस बीइंग इंटरव्यूड, वो इंटरव्यू लिए जाने पर वो क्यों नफरत करते हैं? तो सेलिब्रिटी राइटर्स बिलीव्स दैट इंटरव्यूज अनडली इंटरफेयर इन देयर प्राइवेट लाइव्स, कि वो जो प्रसिद्ध लेखकों का मानना है कि साक्षात्कार उनके निजी जीवन में अनुचित हस्तक्षेप करते हैं। दे रिगार्ड देमसेल्व्स एज विक्टिम ऑफ इंटरव्यूज, वो अपने आप को इंटरव्यू का पीड़ित मानते हैं। पूरा पढ़ते हैं। दे क्लेम दैट, वो दावा करते हैं कि इंटरव्यू इन सम वे वॉज सम वे डिमिनिशेस देम, वह मानते हैं कि वह उन्हें कमतर आंकता है। जस्ट एज इन द सम प्रिमिटिव certain celebrities like V.S. Naipaul claimed that some people are wounded cultures. It is believed that a photograph of a person takes away his soul, while interviews and lose a part of themselves, while others like Rudyard Kipling have referred to it as crime of an immoral act. हिंदी पढ़ते हैं बच्चों इसकी।
प्रसिद्ध लेखकों का मानना है कि साक्षात्कार उनके निजी जीवन में अनुचित हस्तक्षेप करते हैं। वे खुद को साक्षात्कारों का शिकार मानते हैं। उनका दावा है कि साक्षात्कार किसी न किसी रूप में उन्हें कमतर कर आंकता है, ठीक वैसे ही जैसे कुछ आदिम संस्कृतियों में होता है। ऐसा माना जाता है कि किसी व्यक्ति की तस्वीर उसकी आत्मा छीन लेती। बीएस नयपाल जैसे कुछ मशहूर हस्तियों ने दावा किया है कि कुछ लोग साक्षात्कारों से आहत होते हैं और अपने आप का एक हिस्सा खो देते हैं, जबकि एक रुडयार्ड किपलिंग जैसे अन्य लोगों ने इसे एक अपराध और अनैतिक कृत्य बताया है। ठीक है, तो आप चाहें तो ये केवल 2 लाइन भी कर सकते हैं और चाहें तो पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज वीएस नायपॉल से अबाउट एन इंटरव्यू। वीएस नायपॉल इंटरव्यू के बारे में क्या कहते हैं? अबाउट एन इंटरव्यू वीएस नायपॉल सेज पीपल आर बुंडेड बाय इंटरव्यूज एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स। वो कहते हैं कि लोग साक्षात्कार से आहत होते हैं और अपने आप का एक हिस्सा खो देते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट है, व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ। क्या ऑप्शंस थे जो सोफी मतलब ड्रीम देख रही थी, उसके क्या ऑप्शंस थे? तो बच्चों केवल हम इतने ही पढ़ेंगे जो विदाउट अंडरलाइन, नॉन अंडरलाइंड है। सी हैड अ ड्रीम ऑफ ओपनिंग हर ऑन बुटीक। वह अपना खुद का बुटीक खोलने का सोच रही थी। ठीक है ना, और फिर इसके बाद क्या सोच रही थी? वर्क एज अ मैनेजर, कि वो मैनेजर की तरह काम करेगी। देन सोफी ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ फैशन डिजाइनर और एन एक्ट्रेस, और वो ये सोच रही थी कि वो फैशन डिजाइनर बनेगी या एक्ट्रेस बनेगी। ठीक है, तो इतनी व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ। क्या क्या ऑप्शन थे? कि मैनेजर बनेगी, और वो क्या बनेगी? फैशन डिजाइनर बनेगी और एक्ट्रेस बनेगी, और उसका बुटीक खोलेगी। ठीक है, तो और बाकी आप पूरा पढ़ लीजिए बच्चों, ये बस इतना ही था। चलिए मैं ही पढ़ देता हूँ आपको फटाफट। लास्ट क्वेश्चन तो है, सोफी वॉज एन एम्बिशियस गर्ल, सी वॉज ऑलवेज इन द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसीज, सी हैड अ ड्रीम ऑफ ओपनिंग हर न्यू बुटीक, बट जेंसी वॉज अ practical girl. She knew that without money a boutique could not be opened, so she advised Sophia to collect money. At this, Sophia said that she would work as a manager. Jansi told her no one would appoint her as a manager since she has no experience. Then Sophie dreamed of becoming fashion designer or an actress. Jansi knew that Sophie's dream were far from reality. She wanted Sophie to be sensible, so she discouraged her for such fantasies. हिंदी देख लेते हैं बच्चों। सोफी एक महत्वाकांक्षी लड़की थी। वह हमेशा कल्पनाओं की दुनिया में खोई रहती थी। उसका सपना था कि वह अपना खुद का बुटीक खोले, लेकिन जेंसी एक व्यावहारिक लड़की थी। वह जानती थी कि बिना पैसे के बुटीक नहीं खोला जा सकता, इसलिए उसने सोफी को पैसे जमा करने की सलाह दी। इस पर सोफी ने कहा कि वह मैनेजर के रूप में काम करेगी। जेंसी ने उसे बताया कि कोई भी उसके मैनेजर पद पर नियुक्त नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास कोई अनुभव नहीं है। तब सोफी ने फैशन डिजाइनर या अभिनेत्री बनने का सपना देखा। जेंसी जानती थी कि सोफी के सपने हकीकत से बहुत दूर थे। वह चाहती थी कि सोफी समझदार बने, इसलिए उसने उसे ऐसी कल्पनाओं से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। ओके बच्चों, तो ये 25 क्वेश्चंस हो गए हैं। इनको देख लीजिए, है ना, पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा, तो आप देख लीजिए, इनको लर्न कर लीजिए। मुझे ज़रूर ऐसा लगता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो याद करते रहिए, पढ़ते रहिए, और आपको मेरे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।